हेलो दोस्तों, ये है चैप्टर 95। इसे सुने और बताएं कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में मेरी एक और स्टोरी का लिंक है, उसे भी सुनकर देखें। और अगर आप चाहते हैं मैं कोई और अच्छी स्टोरी लेकर आऊं तो कमेंट बॉक्स में बताओ। थैंक यू। जैसे ही अवीर की चोटें ठीक होती हैं, उसके आसपास की दुनिया बदलने लगती है। आसमान में फैला घना काला अंतरिक्ष धीरे धीरे गायब होने लगता है। कुछ ही देर में अवीर खुद को एक गुफा में पाता है। वह इस स्थान पर पहले कभी नहीं आया था और उसके मन में एक गहरी उलझन है। क्या यह कोई चुनौती है या कुछ और? वह सोच में डूबा होता है कि अचानक उसके सामने एक तेज प्रकाश फैल जाता है। उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। जब प्रकाश कम होता है और वह आंखें खोलता है तो उसके सामने एक जाना पहचाना दृश्य उभरता है, जिसे देख वह हैरान रह जाता है। उसके सामने दो बड़ी बड़ी आंखों की आकृति दिखाई देती है। उन आंखों में पूरा ब्रह्मांड चमकता है। अवीर हैरानी से उस ओर देखते हुए कहता है, अंतरिक्ष गॉड। अवीर के ये बोलते ही उसे एक कड़क और भावनात्मक आवाज सुनाई देती है। अवीर, तुम बहुत ही नेक, बहादुर और कुशल योद्धा हो। सच में मैंने तुम्हारे जैसा साहसी योद्धा कभी नहीं देखा। मुझे लगता है तुम अब तक समझ गए होगे कि तुम अंतरिक्ष के तत्व की परीक्षा दे रहे थे। वैसे तो यह परीक्षा इतनी कठिन और लंबी नहीं होती, पर मैं देखना चाहता था कि कब तक तुम यहां टिके रह सकते हो। मेरे लाख कठिनाइयों के बावजूद तुमने धैर्य बनाए रखा, कभी खुद विचलित नहीं होने दिया। मैं तुम्हारे इस जज्बे से बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा जब एक दिन तुम मेरे सामने खड़े होकर गॉड की तरह मुझे चुनौती दोगे। यह सब सुनकर अवीर को यकीन नहीं हो रहा था। उसने एक ऐसी चुनौती को पार किया था जिसके सामने महान योद्धा भी घुटने टेक देते थे। वह अंतरिक्ष गॉड को देखते हुए कहता है, गॉड, मुझे तो दम पिचासों ने धोखे से किसी क्रिस्टल की सहायता से कहीं भेजा था, तो मैं बिना किसी गॉड द्वार के कैसे यह परीक्षा दे सका? यह सुनकर अंतरिक्ष गॉड मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, तुमने जो कहा वह सच है। पर जैसे अंतरिक्ष को समझना मुश्किल है, वैसे ही अंतरिक्ष गॉड के द्वार को ढूंढना भी कठिन है। अंतरिक्ष सम्राट बनने के लिए तुम गॉड को नहीं ढूंढते, बल्कि हम एक अच्छे उम्मीदवार को चुनते हैं। एक अच्छा उम्मीदवार हमारे ही काम आता है। अभी तुम गॉड नहीं बने, इसलिए अधिक बातें नहीं बता सकता, लेकिन जब तुम गॉड बनोगे तब तुमको सब समझ में आ जाएगा। एक सुनहरा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह सुनकर अवीर हैरान रह जाता है। उसे आधी अधूरी बातें समझ में तो नहीं आ रही थीं, लेकिन वह एक चीज समझ गया, उसे अब गॉड बनना ही होगा। वह अभी ब्रह्मांड के एक छोटे से कण की भी गहराई को नहीं समझ पाया था। यह दुनिया उसकी सोच से बड़ी और अजीब थी। तभी गॉड की आवाज आती है, अवीर, तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी धरती पर बहुत कुछ बदल चुका है। उन्हें तुम्हारी जरूरत है। जाओ, अब तुम्हारे पास 4 तत्वों की शक्ति है। तुम पहले ऐसे योद्धा हो जिसने 4 तत्वों को हासिल किया है। तुमसे पहले एक योद्धा था जिसने 3 तत्वों में महारत हासिल की थी। मेरा परामर्श यही होगा कि तुम गॉड बनने से पहले ही जल तत्व को हासिल कर लो। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। ये बोलते ही अवीर का शरीर काले रंग में सफेद बिंदुओं की रोशनी के साथ चमकने लगता है। अब वह अंतरिक्ष सम्राट बन चुका था। उसकी तत्वों की शक्ति इतनी थी कि वह आसानी से किसी शुरुआती देवमंडल के योद्धा को चुनौती दे सकता था। अवीर की आंखों में एक नया उत्साह था, जैसे उसे अपनी मंजिल का रास्ता मिल गया हो। वह पीछे पलटकर चलने लगा। जैसे ही वह गुफा के अंत पर पहुंचता है, बाहर से आती रोशनी से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वह अपना हाथ आंखों के आगे करते हुए कहता है, बहुत दिनों बाद यह रोशनी महसूस की। तरस गया था इस दुनिया को देखने के लिए। ये बोलते हुए वह गुफा से बाहर निकल जाता है। बाहर का मौसम बहुत ही खूबसूरत था। आसमान में सूर्य चमक रहा था और ठंडी हवा अवीर के चेहरे को छूते हुए बह रही थी। अवीर ने अपनी आंखें बंद कर उस हवा और प्रकृति को महसूस किया। अचानक वह हैरानी से आंखें खोलते हुए कहता है, यह लक्षद्वीप तो नहीं है। यह कौन सी जगह है? क्या मैं अभी भी उसी दुनिया में फंसा हुआ हूं?
यह सोचते हुए वह वहां से आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे कुछ घर दिखाई देते हैं। वह उन घरों की ओर गौर से देख रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई देती है। क्या ढूंढ रहे हो, बेटा? यह सुनकर अवीर चौंककर पीछे पलटता है। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, जिसकी उम्र लगभग 100 साल से अधिक लगती थी। हालांकि उसके चेहरे और शरीर को देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वह कितनी उम्र का है, क्योंकि एक अच्छा योद्धा 100 साल में वैसा ही दिख सकता है जैसा वह 18 साल की उम्र में था। अवीर उस बूढ़े व्यक्ति को देखते हुए कहता है, दादू, मैं तो बस खो गया था, रास्ता ढूंढ रहा था। यह सुनकर वह बूढ़ा हैरान होते हुए कहता है, लक्षद्वीप के योद्धा हो क्या? लक्षद्वीप और उसके आसपास के योद्धा ही हैं जो यहां हैं। यह सुनकर अवीर उस बूढ़े को हैरानी से देखता है और कहता है, क्या यह लक्षद्वीप नहीं है? यह सुनकर बूढ़ा सिर हिलाते हुए कहता है, तुम्हें याद नहीं क्या? लक्षद्वीप पर जादुई जानवरों और दम पिचासों ने हमला कर दिया था। इस युद्ध में इंसानों को पीछे हटना पड़ा। यहां के वरिष्ठ देवमंडल के योद्धाओं ने सभी इंसानों को देवनगरी में आश्रय दिया। यह देवनगरी ही है। यह सुनकर अवीर हैरानी से चारों ओर देखता है। उसे काफी हद तक अंदाज हो गया था कि यहां की आध्यात्मिक शक्ति बहुत ज्यादा थी। यह सब जानने के बाद अवीर मन में सोचते हुए कहता है, तो क्या यह वही बदलाव है जिसके बारे में अंतरिक्ष गॉड ने बताया था? मुझे जल्द से जल्द सभी से मिलना होगा। अवीर ये सोच ही रहा था कि तभी वह बूढ़ा व्यक्ति उसे देखते हुए कहता है, बेटा, देखने में बहुत थके और भूखे लग रहे हो। तुम चाहो तो मेरे घर चलकर थोड़ा आराम कर सकते हो। यही पास में मेरा घर है। यह सुनकर अवीर मुस्कुराते हुए सिर हिलाता है और उस बूढ़े से कहता है, आपका शुक्रिया दादू, लेकिन मुझे अभी एक जरूरी काम करना है। अवीर ये बोल ही रहा था कि अचानक उसके पेट से एक गर्राने वाली आवाज आती है। उसे कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। उस रहस्यमय दुनिया में उसे भूख ही नहीं लग रही थी। लेकिन अब पेट की आवाज सुनकर बूढ़ा हंसते हुए कहता है, चलो शर्माओ मत, कुछ खा लो, तभी कोई कार्य कर पाओगे। खाली पेट कोई कार्य सफल नहीं होता है। अवीर ने शर्मिंदगी में सिर झुका लिया और बूढ़े की बातें सुनने लगा। बूढ़े की स्नेहपूर्ण आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जिसने उसके मन को छू लिया। उसकी चिंता और दयालुता ने अवीर को एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार बूढ़े के बार बार कहने पर अवीर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है दादू, मैं आपके साथ चलूंगा। कुछ खाने से शायद मुझे ऊर्जा मिलेगी, अवीर ने धीरे से कहा। बूढ़ा हंसते हुए कहता है, अच्छा निर्णय है बेटा, चलो मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। ये बोलते हुए वह दोनों एक छोटे से घर की ओर बढ़ जाते हैं। घर के पास पहुंचते ही बूढ़ा व्यक्ति द्वार के पास खड़ा होकर आवाज लगाता है, किट्टू बेटा, देखो कौन आया है हमारे घर। बूढ़े की आवाज सुनते ही एक 17 से 18 साल की लड़की द्वार खोलते हुए बाहर आती है। वह तुरंत बूढ़े के हाथ से एक थैला ले लेती है और अवीर की ओर जिज्ञासु निगाहों से देखते हुए पूछती है, ये कौन है दादाजी? बूढ़ा मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बेटा, ये मुझे रास्ते में मिला था। काफी थका हुआ और रास्ता भी भटक गया था, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। तुम जल्दी से इसके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करो। किट्टू मुस्कुराते हुए अवीर की ओर देखती है और कहती है, आइए, अंदर आइए। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती हूं। अवीर हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाकर कहता है, शुक्रिया। किट्टू जल्दी से रसोई की ओर चली जाती है। अवीर और बूढ़ा घर के अंदर प्रवेश करते हैं। घर की सजावट और हर चीज में पुराने जमाने की एक खास खूबसूरती थी। अवीर चारों ओर देखते हुए कहता है, आपका घर बहुत खूबसूरत है दादू। यहां कितने लोग रहते हैं? यह सुनकर बूढ़े के चेहरे की मुस्कान अचानक फीकी पड़ जाती है। उसकी आंखों में एक उदासी झलकने लगती है,
जिसे देखकर अवीर तुरंत सोच में पड़ जाता है और घबराते हुए कहता है, माफ करिए दादू, क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया? बूढ़ा सिर हिलाते हुए धीरे से कहता है, नहीं बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं पूछा। बस मुझे अपनी पत्नी की याद आ गई। जब वह थी तो यह घर सच में घर लगता था। उसके जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया था, लेकिन भगवान ने मेरे लिए किट्टू को भेज दिया, जो मेरी पोती नहीं होते हुए भी पोती से बढ़कर है। इसके साथ कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेला हूं। वैसे ये भी लक्षद्वीप से है। बूढ़े की बात सुनकर अवीर का दिल भी भारी हो गया। वह मन ही मन सोचता है, सच कहा दादू, अपनों के दूर जाने से घर तो क्या, पूरी दुनिया भी वीरान लगने लगती है। कुछ ही देर में वे सभी जमीन पर बैठकर भोजन करने लगते हैं। किट्टू ने स्वादिष्ट खाना परोसा था, जिसमें सादगी और अपनापन झलक रहा था। खाने के दौरान बूढ़ा किट्टू की ओर देखकर कहता है, किट्टू बेटा, तुम्हें पता है ये नौजवान भी तुम्हारी तरह लक्षद्वीप से है। फिर अचानक उसे कुछ याद आता है और वह अवीर की ओर मुड़कर कहता है, अरे इन सब बातों में मैं तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गया। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अवीर बूढ़े की ओर देखता है और मन ही मन सोचता है, मुझे माफ करना दादू, आपसे झूठ बोलने जा रहा हूं। पर जब तक मुझे यहां की स्थिति का अंदाजा नहीं हो जाता, तब तक अपनी असली पहचान छुपाना ही बेहतर होगा। इसके बाद वह थोड़ी गंभीरता के साथ कहता है, मेरा नाम रुद्र है। किट्टू की बात सुनते ही अवीर का दिल धड़कने लगा। लड़की ने उसकी तरफ थोड़ा संदेह भरी नजरों से देखते हुए कहा, मैंने ये नाम कहीं सुना हुआ है। अवीर के चेहरे पर हल्की बेचैनी छा गई। मन में चिंता का झंझावात उठा। कहीं ये मेरी असली पहचान तो नहीं जानती? मुझे शायद कोई और नाम बताना चाहिए था। अवीर घबराई निगाहों से किट्टू को देख रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं और चेहरे पर हल्का पसीना छलकने लगा। किट्टू थोड़ी देर तक उसे घूरती रही, फिर माथे पर शिकन डालते हुए बोली, मुझे ठीक से याद नहीं, पर मैंने ये नाम कहीं सुना है। उसकी उलझन भरी बातों के बीच बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराते हुए बीच में बोल पड़ा, बेटा, जरूरी नहीं कि एक नाम से सिर्फ एक ही व्यक्ति हो सकता है किसी और का भी नाम रुद्र हो। अवीर ने जल्दी से खुद को संभालते हुए सिर हिलाया और कहा, सही कहा दादू ने। किट्टू ने भी इस पर ज्यादा ना सोचते हुए हामी में सिर हिला दिया, मानो संदेह की गांठ ढीली पड़ गई हो। अवीर ने राहत की सांस ली, लेकिन मन ही मन जानता था कि यह झूठ बहुत दिन तक नहीं टिक सकता। कुछ देर की चुप्पी के बाद अवीर ने गंभीर स्वर में पूछा, किट्टू, क्या तुम मुझे लक्षद्वीप और वहां के लोगों की वर्तमान स्थिति के बारे में बता सकती हो? किट्टू की मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और दुख भरे लहजे में बोलना शुरू किया, इस समय हालत बहुत खराब है। किसी भी योद्धा का नीचे की दुनिया में जाना संभव नहीं है। जादुई जानवरों और दम पिचासों ने मिलकर पूरी तबाही मचा रखी है। लक्षद्वीप के बहुत से आम लोग और योद्धा मारे गए हैं। वो एक पल के लिए रुकी, मानो बीते समय की तकलीफों को दोबारा जी रही हो। फिर उसकी आवाज और धीमी हो गई। राज्य परिवार के योद्धा बहुत बहादुर थे। उन्होंने अंत तक लड़ाई लड़ी, पर आखिर में उन्हें भी पीछे हटना पड़ा। सबसे बुरा हाल राजकुमारी सोनालिका का हुआ। उनकी शादी रुक गई और किट्टू ने अपनी नजरें झुका लीं, मानो कुछ ऐसा कहने वाली हो जो उसे भी भारी लग रहा हो। और युवराज अवीर के गायब होने से लोगों ने उन्हें बहुत दोष दिया। केंद्रीय सत्ता के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और अब वे अवीर से नफरत करने लगे हैं। अवीर ने यह सब सुना, लेकिन उसकी आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था। यह सब सुनकर भी उसका चेहरा शांत रहा, जैसे वह पहले से ही जानता था कि यही होने वाला है। अंदर ही अंदर वह एक ठंडी लेकिन मजबूत प्रतिज्ञा करता है, मुझे ही सब कुछ ठीक करना होगा। वह सिर झुकाकर मन ही मन सोचता है, मैंने जो खोया है उसे वापस पाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कैसे करेगा अवीर सब कुछ पहले जैसा? क्या वह सबको अपने गायब होने की सच्चाई समझा पाएगा?
क्या लोग उसे माफ करेंगे या उसकी नफरत और बढ़ेगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।